ऑर्गेनिक आपका वीक है, तो सबसे पहले एक बार आपको वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो मेनली केमिस्ट्री 3 टाइप्स की है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 12th क्लास में हम लोग 3 टाइप्स की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री 3 टाइप्स की है तो वो कितने पार्ट्स में डिपेंड करती है। जैसे सपोज दैट आपको यहाँ से कहा जाए कि आपको यहाँ से मथुरा जाना है, ठीक है, या मुंबई जाना है, तो एग्जैक्टली आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जा सकते हैं। बाय प्लेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, ठीक है, एंड देन बाय ट्रेन जा सकते हो, कैसे आप मुंबई पहुंच सकते हो। ऐसे ही एग्जैक्टली हमें ये पता होना चाहिए जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं कि उसका एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म किस पे काम करता है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? ठीक है, ठीक है ना। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 3 प्लेटफॉर्म पे काम करती है। एक तो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ओनली 3 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन केमिकल बॉन्डिंग। और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ ओनली 1 कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आपका मोल कॉन्सेप्ट। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपका वॉल्यूम, मास, ठीक है, पार्टिकल, एटम्स, ठीक है, एंड देन आयन, सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो वो आपका मोल कॉन्सेप्ट पे कंप्लीटली फिजिकल केमिस्ट्री वर्क करती है। क्यों वर्क करती है वो? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आप कंप्लीटली क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, डेरिवेशंस पढ़ते हो, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने इस अभी क्लासेस चल रही है आपके स्कूल की, है ना, तो आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये सारे चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और ये मोल कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से वर्क करते हैं ये हम आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब मेनली बात ये है कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको डिस्कवर किसने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका बेसिक भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं कि आपका केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो गई। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, निकोलस लैम्ब्री, जिन्होंने 1675 में इसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन जेओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये डेमो क्लास में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ओनली 2-3 मिनट्स का डिस्कस करेंगे इसको। तो देखो उसमें क्या था कि सबसे पहले आपके निकोलस लैम्ब्री साइंटिस्ट आए थे 1675 में, और 1675 में उन्होंने केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है, आपको मेरी स्पीड तेज तो नहीं लग रही? ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो निकोलस लैम्ब्री ने केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है मैटर क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय 2 पार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड देन केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर वो केमिकल क्लासिफिकेशन भी आपका डिवाइड हो जाता है एलिमेंट्स, है ना, आपके बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस में, साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो ये सारा कंपाइल करके उन्होंने देखा कि केमिकल सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल एंड देन एनिमल सब्सटेंस, सॉरी। फिर आपका मिनरल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो हमें मतलब कि आयरन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिलिकेट हो गया, ये मिनरल सब्सटेंस होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं आपके, और प्लांट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं जो आपके लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज दैट आप क्या लिखते हो, शुगर का फॉर्मूला लिखते हो C6H12, ग्लूकोज का लिखते हो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C6H22O11, है ना, ये शुगर का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O11। तो ये कहां से मिला, ग्लूकोज कहां से डेवलप होता है, शुगर कहां से बनता है, गन्ने से बनता है, ठीक है। तो ये चीजें प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं, यानी कि वेजिटेबल सब्सटेंस जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, रबड़ हो गया, गम हो गया, ये आपका एलिमिन हो गया। एलिमिन आपका एनिमल्स में जेल टाइप मिलता है, जो उस जेल का यूज हम ड्रग बनाने में करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने देखा वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस बोथ आर लिविंग सोर्सेज, बट मिनरल सब्सटेंस इज नॉन लिविंग सोर्सेज। तो यहां से आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, आफ्टर देन सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। इस थ्योरी को फिर बर्जीलियस ने सजेस्ट किया,
और बर्जीलियस ने देखा कि लिविंग सोर्सेज पे वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस दोनों ही डिपेंड करते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें लिविंग सोर्सेज पे ऑर्गेनिक में डिवाइड कर देते हैं और नॉन लिविंग सोर्सेज में जो कंपाउंड आते हैं मिनरल सब्सटेंस उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपेंड कर देते हैं। तो यहां से आपकी बर्जीलियस साइंटिस्ट ने 2 पार्ट में केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। आपने 10th में पढ़ी होगी वाइटल फोर्स थ्योरी, पढ़ी है आपने वाइटल फोर्स थ्योरी? नो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां से बर्जीलियस ने 2 पार्ट्स में केमिस्ट्री को डिवाइड किया। फिर बॉहलर साइंटिस्ट ने 1828 में एक अमोनियम हाइड्रोजन साइनेट से यूरिया बनाया, जो क्वेश्चन नीट में आईआईटी में हर बार पूछा जाता है। आपके आगे हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन 12th के बाद कि आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो यहां से केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड ऑन नॉन लिविंग सोर्सेज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड ऑन लिविंग सोर्सेज। इज दैट क्लियर? ठीक है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था बाय बोहलर साइंटिस्ट 1828, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। इज दैट क्लियर? ये थी बेसिक हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री को स्टार्टअप कहां से किया गया था। फिर वहीं से सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर दिया फिजिकल केमिस्ट्री को। तो ऐसे आप 3 टाइप्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं और दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस। वैसे टोटली जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो टोटल 9 ब्रांच है केमिस्ट्री की, बट ये जो पार्ट है आपका ये केमिकल साइंस में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कीमिया सॉइल से इजिप्ट कंट्री में ब्लैक कलर की कीमिया सॉइल मिली थी, उस कीमिया सॉइल से केमिस्ट्री नेम को कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिक पूछे जाते हैं, इसको हम बाद में कभी पढ़ाएंगे। अभी मैं आपका स्टार्ट करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में क्यों डिवाइड की गई थी, ठीक है। और दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल, ठीक है, केमिकल साइंस या फिर अप्लाइड साइंस आप कह सकते हो। जब आप नीट वगैरह का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पर पूछा जाता है कि आप किस साइंस में आते हो, अप्लाइड साइंस में आते हो या फिर आपका बायो केमिस्ट्री में आते हो या फिर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आते हो, ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो बेसिक्स था, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक नेम क्यों पड़ा? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड ऑन लिविंग सोर्सेज एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। वो कंप्लीटली कार्बन कंपाउंड्स पर ही डिपेंड करती है। क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें हम नाइट्रोजन लगा दें, मतलब नाइट्रोजन के साथ CH2 लगा दें या HNO3 लगा दें या NH3 ग्रुप का डायरेक्ट इंजर्ट कर दें? ऐसा कोई मॉलिक्यूल आप देखते हैं? नहीं देखते। अगर NH2 लगा होगा तो अमाइड फॉर्म, अमीन्स फॉर्म में वो कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट होगा, बट डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन। विदाउट कार्बन कनेक्टेड आप कोई भी बॉन्ड या कोई भी एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखोगे। देखा है क्या आपने कोई? नो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट पे वर्क करती है। एक तो आपका ग्रुप फंडामेंटल, ठीक है, एंड देन सेकंड आपका मैकेनिज्म। ग्रुप फंडामेंटल्स में आप क्या पढ़ते हैं? आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में बहुत सारे ग्रुप पढ़े होंगे। सपोज दैट जैसे आपका कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, एंड देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड आपका साइनाइड हो गया, एंड आपका एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया NH2, ठीक है, एसिड एंड हाइड्राइड हो गया। इससे एसिड एंड हाइड्राइड से कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एंड आपका और कौन सा ग्रुप हो गया? अमीन ग्रुप हो गया, जिसकी आइडेंटिटी होती है NH2, ठीक है। ये 3 टाइप्स का होता है आपका, 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइन एंड देन 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है। एस्टर हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप फंडामेंटल है आपका। अगर आपका ये ग्रुप फंडामेंटल क्लियर नहीं है, सिर्फ वर्बली ऐसे ही क्लियर नहीं कि आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद है,
प्रीफिक्स सफिक्स का मैच आपको करना आना चाहिए, ठीक है। कौन सा बॉन्ड किस फॉर्म में ब्रेक होता है ये आपको आना चाहिए, तब आप मैकेनिज्म सीखते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स हो गया, ठीक है ना। ये ग्रुप फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे सपोज दैट आपका हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बेटा? 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। आपने कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा है? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चलिए मैं कोई नहीं, ईयरफोन लगा लेती हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो? आपने सही बताया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देती हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। बेसिक क्लियर नहीं होते, इसीलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। आप इस एल्केन की आइडेंटिटी क्या होती है? बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। यही आइडेंटिटी होती है एल्केन की, ठीक है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n and CnH2n-2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ओके। बट क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला? एंड आपने क्या कभी पढ़ा है कि एल्केन के भी 3 टाइप्स होते हैं? एल्केन ऑल्सो डिवाइड बाय 3 टाइप्स। यही बेसिक है जिसकी वजह से बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। आपने कभी सुना है एल्केन के भी 3 टाइप्स होते हैं? नहीं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं होता, वो तो कार्बन की टाइप्स है। जैसे आपने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दिस इज द टाइप्स ऑफ कार्बन, या जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन क्वाटरनरी, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो एल्केन 3 टाइप्स का होता है। आपने ना इसके क्वेश्चंस पढ़े हैं 10th में, लेकिन वहां पे डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता, और इन्हीं बेसिक्स की वजह से कभी ऑर्गेनिक बच्चों को क्लियर नहीं होती है। देखो एल्केन 3 टाइप्स का होता है, मैं बोर्ड रफ कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे बेसिक्स बताऊंगी आपको आज की क्लास में कि ऑर्गेनिक में क्या क्या आपके क्लियर होने चाहिए, फिर उसको सिस्टमेटिकली जिस दिन आप पढ़ लोगे, ठीक है, तब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा 10th क्लास में, CH3, CH2, CH2 एंड देन CH3, जहां पे लिखा होता है नॉर्मल ब्यूटेन। देखा है कोई स्ट्रक्चर ऐसा? ऑफ कोर्स, ठीक है। कभी आपने फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर्स भी देखा होगा, और आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में आपका मैकेनिज्म कन्वर्जन किसी भी नाम से आ सकती है, या तो वो आपके कॉमन नेम से पूछ सकता है या आपके आईपेक नेम से पूछ सकता है। तो जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते कॉमन नेम लर्न नहीं कर सकते आप। कितने रटोगे कॉमन नेम, ठीक है। और इस तरीके का भी एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बेटा, जिसे आप लिख देते हो न्यू पेंटेन। ऐसा स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा CH3 एंड CH3 आइसोब्यूटेन। बट हमें कभी ये नहीं पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो एंड देन न्यू। पता चला आपको कभी? 11। अच्छा, अगर सपोज दैट यहां पे हम कोई ग्रुप लगा दे, तो अगर आपने यहां पे ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या ये आइसो नहीं रहेगा या न्यू नहीं बनेगा? आइसो हो जाएगा, न्यू नहीं होगा। और अगर आपने यहां पे लगा दिया OH ग्रुप, या सपोज दैट Cl लगा दिया, Br लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तब ये क्या बनेगा? आइसो बन सकता है, बन सकता है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बेटा मैं बताती हूँ आपको, आप ना बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, आप मुझे बिल्कुल सब कुछ बता सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप जितना मुझे अच्छे से क्लैरिफाई करके चलेंगे। वैसे तो जब आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपकी एक एक चीज ऑटोमेटिकली जज कर लूंगी कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, उसी के हिसाब से फिर हम बच्चे के साथ वर्कआउट करते हैं, जिससे कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे।
और फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। देखिए बेटा, एल्केन, एल्केन का मतलब समझिए पहले सॉरी, एल्केन वर्ड आया कहां से? ये इसका एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन से आप क्या बनाते हो? रूट नेम बनाते हो। ओके, क्यों बनाते हो रूट नेम्स? क्योंकि एल्केन कंटेन्स बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, और ऑल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में भी और नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो एल्केन ने, इस एन का मतलब क्या है? इस एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। और ये नंबर ऑफ कार्बन किसी भी ब्रांच चेन में हो सकते हैं, साइक्लिक में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। इसलिए हम एल्केन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका क्या कन्वर्ट करता है? रूट नेम्स कन्वर्ट करता है। सपोज दैट वी कैन टेक वन एग्जांपल। अगर आपने n इक्वल टू 1 लिया, n इज इक्वल टू 1, CnH2n प्लस 2, आपने यहां पे क्या रख दिया? n की जगह पे 1, H2 इंटू 1 प्लस 2, किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इज द CH4, ठीक है। क्या बन गया आपका? मीथेन। अगर आप 2 रखेंगे तो C2H6, 3 रखेंगे C3H7 प्रोपेन, ठीक है ना। तो रूट नेम्स को हम किसी ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? या तो वो स्टेट चेन हो सकती है। चेन भी हमारी 3 टाइप्स की होती है, आपने सुना है। हम जो चेन पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स की पढ़ते हैं, स्टेट चेन, ब्रांच चेन एंड देन साइक्लिक चेन। तो एल्केन को टाइप्स, एल्केन की टाइप्स भी है, 3 टाइप्स ऑफ एल्केन बनाया गया है। एक तो आपका नॉर्मल एल्केन, ठीक है, जो अभी हम न्यू आइसोपेंटेन पढ़ रहे थे, ठीक है, वो इसके पार्ट थे। दूसरा आपका आइसो एल्केन, ठीक है, एंड देन न्यू एल्केन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्केन। यहां से आया है ये पार्ट, ठीक है। एल्केन का पार्ट जो नॉर्मल, न्यू और आइसो है वो यहां से डेवलप हुआ है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर मैं वो वाला पॉइंट डिस्कस करती हूँ। देखिए, अगर आपने लिखा CH2 एंड देन CH3, दिस इज द नॉर्मल एल्केन या फिर स्टेट एल्केन। क्या इसमें कहीं पे कोई ब्रांच चेन है? अब ये स्टेट एल्केन क्यों है? दिस इज द एलिफेटिक, दिस इज द एलिफेटिक कंपाउंड्स। डू यू नो व्हाट इज द एलिफेटिक कंपाउंड्स? नो, एग्जैक्टली, ठीक है। एलिफेटिक का मतलब होता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड। ये मैंने अपना वीडियो लेक्चर अपलोड भी किया हुआ है इसके ऊपर, ओपन चेन कंपाउंड। मैं मोस्टली वीडियो लेक्चर ऑर्गेनिक के इसीलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बेसिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो देखो, एलिफेटिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, तो नॉर्मल या स्टेट चेन आप इसको इसीलिए बोलते हैं, दिस इज द स्टेट चेन, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं से भी कोई भी कार्बन ऐड कर सकते हैं। इस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है, अगर यहां से ये हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो फिर इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इसकी भी और इस कार्बन की भी। तो आप कहीं पे भी और भी चेन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल एल्केन। और कोई भी नॉर्मल एल्केन आपका 2 कार्बन का, 3 का, 4 का, 5 का, 1 का हो सकता है, ठीक है ना, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो। तो एल्केन का पार्ट है नॉर्मल एल्केन, इसलिए हमें बुक में दिखाई देता है कभी कभी नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एंड नॉर्मल हेक्सेन, कुछ भी। इस एन का मतलब है नॉर्मल एल्केन, ठीक है। और ये है इसका कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। अगर आप इसी स्ट्रक्चर्स का कॉमन नेम नहीं लिखते, आपसे IUPAC पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो आप लिखेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। या अगर आपसे IUPAC पूछता है तो आप लिखेंगे ओनली ब्यूटेन, क्योंकि आप जानते होंगे IUPAC सिस्टम प्रीफिक्स प्लस सफिक्स प्लस रूट नेम, ठीक है, या फिर आपका वर्ड रूट,
पर डिपेंड करता है। एम आई राइट? ठीक है, तो बेटा देखो यही सब कॉन्सेप्ट हैं जो ऑर्गेनिक में हमें क्लियर करने होंगे। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस लेवल से आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जब आप मुझसे पढ़ोगे तो 15 दिन मुझे आपके बेसिक्स क्लियर कराने में लगेंगे, 15 से 20 दिन। और जब आप वो 15 से 20 दिन में बेसिक क्लियर कर लोगे तो फिर ऑर्गेनिक में इतना स्पीडली पढ़ोगे आप कि फिर चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। जब ये बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते तब हमें प्रॉब्लम आती है। अब आइसो देखो बेटा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप 3 कार्बन का, ठीक है, आइसो बना ही नहीं सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कभी भी आप अगर ब्रांच चेन लगाते हो तो एटलीस्ट पॉसिबिलिटी 4 कार्बन की होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, 4 से कम का आप आइसो नहीं बना सकते। आइसो का मतलब क्या है? ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेकंड पोजीशन। अगर आप काउंटिंग करते हैं, आइसो किसी भी साइक्लिक चेन में भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज दैट आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे OH लगाया और सेकंड पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो ये इसका आइसो पोजीशन होगी। ठीक है, तो आइसो का मतलब होता है कि किसी भी कार्बन की चेन में अगर सेकंड लास्ट पे आप कुछ भी लगाएं, चाहे वो कोई ग्रुप है या कोई कार्बन है, तो वो काउंट होता है आइसो एल्केन में। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिखा CH3 एंड CH3, दिस इज द आइसो एल्केन, कॉमन नेम। या फिर आप लिख सकते हो आइसो ब्यूटेन, दिस इज द कॉमन नेम। या फिर आप इसका IPAC लिखोगे तो बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ऑर्गेनिक का फंडामेंटल इतना वो मतलब IPAC सिस्टम इतना बड़ा है कि आप पूरी साल पढ़ेंगे तब भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ पे? अब देखिए, आइसो का मतलब ये है कि जो भी ग्रुप या कोई भी ब्रांच चेन सेकेंड लास्ट कार्बन पे अटैच होनी चाहिए, तो वो ग्रुप में भी तो बन सकता है। अब ग्रुप में देखते हैं इसका एग्जांपल। सपोज दैट हमने लिया OH एंड देन CH3, तो देखिए काउंटिंग में अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है। तो आइसो का मतलब सिर्फ इतना है, ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अटैच होती है, चाहे वो कोई ग्रुप है या कोई चेन है, ठीक है, वो आपका आइसो होगा। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो? इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। आपको नेमिंग रटने की, मैं ऑर्गेनिक में आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगी, हर चीज का एक कॉन्सेप्ट और रीजन दूंगी। एक फॉर्मूला होता है उसका जिससे आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए आइसो सेकंड लास्ट पे OH ग्रुप लगा है इसलिए आइसो लगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 इसलिए प्रोपाइल लगा। और कौन सा ग्रुप लगा? एल्कोहल, तो इसलिए यहां हम लिख देंगे एल्कोहल। आपने ये नाम, ये स्ट्रक्चर्स बहुत बार देखा होगा में और 11th में भी, बट हमेशा रटते हैं बच्चे इसको, देखा है? ठीक है, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। अब हमने एग्जांपल लिख दिया ये CH3 OH CH2 एंड CH3। अब देखिए क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल लिख सकते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट यहां लगा दिया Cl, ठीक है, Cl किसका ग्रुप है? हेलो एल्केन्स की फैमिली है। ठीक है, कॉमन नेम में हमेशा क्लोराइड लिखते हैं, IPAC नेम में हमेशा क्लोरो लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स और सफिक्स जस्ट अपोजिट होता है। ये जब IPAC पढ़ोगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। कोई चेंज हुआ नेम में? कुछ चेंज नहीं हुआ। नेमिंग करने का प्रोसीजर विल बी सेम, बट क्या चेंज हुआ? ग्रुप आइडेंटिफिकेशन चेंज हुआ से। तो अब आप बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आपने Br लगा दिया तो यहां क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये पार्ट बेटा एल्केन का है। आप चेन कितनी भी लॉन्गेस्ट बना सकते हैं इसमें, 5 कार्बन की, 6 की, 7 की, बट आइसो का रूल है लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज लगी है ग्रुप या कोई भी ब्रांच चेन, या राइट हैंड साइड से लगी है, उसकी पोजीशन सेकंड ही होनी चाहिए, तो वो फॉलो करेगा आइसो एल्केन्स के रूल को। अब देखो आइसो का मतलब सेकंड पोजीशन और एल्केन का मतलब रूट नेम्स। ठीक है, इसको मिला के कंप्लीट बन जाता है आइसो एल्केन। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, न्यू एल्केन के लिए। अब न्यू एल्केन का रूल है कि सेकंड लास्ट पे
उसकी दोनों फ्री वैलेंसीज पे कुछ भी लगा हो, चाहे वो ग्रुप है या फिर आपका कोई भी चीज है बेटा, या आपकी ब्रांच चेन है, तो वो न्यू एल्केन बन जाएगा। जैसे कि आप इसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो न्यू पेंटेन। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, सपोज दैट आपने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो आप कई बार आप बुक में ऐसा नाम देखते होंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आपने ये स्ट्रक्चर्स भी बहुत टाइम पढ़ा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको रिमूव करके यहाँ पे हमने OH लगा दिया, तो ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्यों बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल? तो इसका टर्सरी का मतलब क्या है? क्योंकि दिस कार्बन इज द 3 डिग्री कार्बन। ओके, हाँ, दिस इज द कॉमन नेम बेटा। टर्सरी ब्यूटाइल इज कॉमन नेम। अगर इसका आईपैक नेम बनाएंगे हम तो बनेगा 2 मिथाइल, क्योंकि नेमिंग कर दो 1 2 3, 2 पे ब्रांचें लगी है मिथाइल और 2 पे ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होता है एल्केन ग्रुप का? एल्केन ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हैं ऑल, और दोनों को मिला के IUPAC क्या बन जाता है? एल्केनॉल। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये इसका कॉमन नेम है। तो बच्चों को कभी भी समझ नहीं आता टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों आया, कैसे आया, बच्चे हमेशा उसको रट लेते हैं। लेकिन हमें रटना नहीं है। अगर यहाँ पे Cl आ गया तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ गए बेटा? है बेटा? 2 मिथाइल सॉरी प्रोपेन 2 ऑल। हाँ, ये गलत है। इसका रीजन जब मैं IUPAC बताऊंगी आपको तब समझाऊंगी। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हम देखो सफिक्स और प्रीफिक्स की अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं इसकी। मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको, तो बच्चे हमेशा ऐसे गलत कर देते हैं क्वेश्चन से। बुक में कई जगह मेंशन होता है बट वो अकॉर्डिंगली रूल्स रॉन्ग है। इसका रीजन जब आप IUPAC पढ़ोगे सिस्टम तब मैं बताऊंगी आपको सारे रूल्स। देखिए, हायर स्टैंडर्ड की बुक में या फॉरनर राइटर की बुक में कभी आपको नहीं मिलेगा ऐसे। देखिए बेटा, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ, आइडेंटिटी होती है OH इसकी, और R की जगह पे हम क्या लेते हैं? कोई भी रेडिकल। R का मतलब समझ लीजिए, कई बार आप बुक में लिखते हैं R का मतलब होता है एल्काइल रेडिकल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक करता है। व्हाट इज द एल्काइल रेडिकल? जब भी कभी आप एल्काइल रेडिकल कन्वर्ट कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा कि CH3 कैसे बन जाता है? C2H5 कैसे लिख लेते हैं? बच्चे इसको रट लेते हैं, CH3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, बट इसको रटने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल कन्वर्ट होता है एल्केन से। एल्केन कन्वर्ट टू एल्काइल। यहां से आप क्या करेंगे? कोई भी एल्केन ले लो, सपोज दैट वी कैन टेक मिथेन। ठीक है, मिथेन। ओके, इसमें से एन हटा दो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो यहां से, और प्लस YL कर दो, तो देखो जरा क्या बन जाएगा? CH3, और यहां से एन को रिमूव कर दोगे। बोर्ड दिख रहा है नीचे बेटा आपको? ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, नो इश्यू। देखिए, एल्काइल रेडिकल रिप्रेजेंटेड कैपिटल R, कन्वर्ट टू एल्केन। एन यहां से रिमूव कर दो, प्लस YL लगा दो, एंड 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? एल्काइल। अगर आप इसको हटा देते और यहाँ YL लगा देते, कन्वर्ट हो गया एल्काइल में। सपोज दैट वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ एल्केन, मीथेन। एन को हटा के YL लगा दो, और यहां से 1 प्रोटॉन को भी लैप्स कर दो, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला CH3। दिस इज टू कन्वर्ट इज मिथाइल। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। बेसिक फंडामेंटल में हम जो भी पढ़ाते हैं बेटा, वो सारे कॉन्सेप्ट, ये तो अभी मैंने बहुत ही आपको 100 में से 1% भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम लगता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ये हमारे खुद के डिजाइन किए हुए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इसी में डॉक्टरेट किया है, तो मेरे को काफी चीजें बहुत डिटेल्स में आती हैं।
आप हायर लेवल का भी पढ़ना चाहोगे तो और भी बेटर हायर लेवल का हम आपको पढ़ा सकते हैं। अब देखो, क्या आपको कभी रटने की जरूरत है कोई भी एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल? कभी कभी आपने एक चीज और भी देखी होगी बेटा, कहीं पे HCHO लगा होता है। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, बच्चों को बहुत याद रहता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आपने कभी सोचा ये H कहां से आया? इसको भी बच्चे रटते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एसिड के डेरिवेटिव होते हैं 5, एसिड क्लोराइड, एसिटामाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर। तो वहां पे आप R की जगह पे HCH3, C2H5, C3H7 डैश डैश यहां से स्टार्ट करते हैं। एल्काइल रेडिकल हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी CH3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एसिड के 5 डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड, एसिटामाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एंड एल्डिहाइड। उसमें आप R की जगह पे रेडिकल H लेते हो। अब सपोज दैट आपने COOH ग्रुप लिया, एसिड का डेरिवेटिव है, अगर आपने इसमें H लगा दिया COOH, तो दिस इज द कन्वर्ट टू फॉर्मिक एसिड। ये सब कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं और इसका कन्वर्जन आपके 12th में आता है कि फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट टू इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम से, और बच्चे इनको रटते हैं। कई बार ऐसा भी लिखा होता है HCHO, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जब आप एसिड के डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे इसका एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये समझ आया बेटा आपको? अब आपका क्वेश्चन था कि एल्केन में प्रोपेन और 2 ऑल क्यों नहीं लिख सकते? देखो जरा, क्योंकि देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल एल्कोहल ग्रुप की आइडेंटिटी होती है OH और उसका प्रीफिक्स होता है, और नेमिंग जब हम करते हैं आईपैक नेम, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं? प्रीफिक्स प्लस रूट नेम। और नेमिंग भी 3 टाइप से होती है इसकी, ट्रेवल सिस्टम, कॉमन सिस्टम एंड आईपैक सिस्टम। वो हम अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल्स में। रूट नेम एंड देन सफिक्स, यही लेते हैं हम, है ना? तो देखो, एल्केन का, एल्कोहल का प्रीफिक्स एल्केन होता है, ठीक है, सफिक्स ऑल होता है। तो यहां से इस ई को ड्रॉप करके आप ऑल लगाते हो। अगर इस ई की जगह पे आप नंबर ऑफ ग्रुप पोजीशन ले लोगे तो ओ आपका वॉवेल्स है, ठीक है। तो ये रूल वहां पे गलत हो जाता है जब कहीं पे आपके पास अगर OH ग्रुप, ठीक है, 2 आ जाते हैं। इट मीन्स एल्कोहल ग्रुप भी 3 टाइप्स के हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मोनोहाइड्राइड, डाईहाइड्राइड एंड ट्राईहाइड्राइड। मोनोहाइड्राइड में 1 OH ग्रुप लगा होगा सिर्फ, ठीक है। अब जैसे ये मोनो डाईहाइड्राइड है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप लग गए, तब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? ठीक है, तो इसलिए ई को ड्रॉप करके ऑल लगाते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर लिखा था ये CH3 एंड CH3 एंड CH3 OH, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 था एक, तो इसका नाम इसलिए ये हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ऑल, क्योंकि ई को ड्रॉप करके आपको ऑल कनेक्ट करना है, ना कि आपको प्रोप 2 ऑल लिखना है। तो ये रूल इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है। ग्लाइकॉल का फिर ये नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें डाई लगाओगे, 1 से ज्यादा जब भी कोई ग्रुप आता है तो डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा आप लगाते हो, तो वहां पे वोवेल कॉन्सोनेंट्स का चक्कर आता है। तो वो जब आईपैक सिस्टम पूरा आप पढ़ोगे तो वहां पे उसको रूल्स के अकॉर्डिनेट, स्क्वायर रूल्स के अकॉर्डिनेट आइडेंटिफाइड किया जाएगा आपको। अब आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही चीजें हम गलत करके आते हैं एग्जाम में, और हमें लगता है हमने आंसर सही किया, फिर नंबर कहाँ कट गया, क्योंकि वहां पे जो कॉपियां चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक की है। अभी तो मैं राइट नाउ प्रोफेसर भी हूँ कॉलेज में, मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ 3 डेज, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहां बोर्ड की कॉपी मैंने चेक की थी। तो वहां पे क्या हुआ था कि बच्चों को, जो प्रोफेसर होते हैं वो PhD होल्डर्स होते हैं मोस्टली, अगर बच्चे इस रूल से आईपैक नेम सिस्टम करते हैं तो वो काट देते हैं उस क्वेश्चंस को। तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है कि हम क्वेश्चन ठीक करके आए थे, बट वो गलत कैसे हो गया, होता है कि नहीं?
तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? तो देखो ये सब एल्केन के पार्ट है। अब ऐसे हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता है कि क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके 12th एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन। हाँ, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, बट वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कार्बन मेनली आपका 4 टाइप का होता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, आपका 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है एंड 4 डिग्री होता है, जिससे क्वाटरनरी कार्बन। सपोज दैट आपका यहाँ पे 2 कार्बन अटैच्ड है। देखिए ये वाला कार्बन ओनली सिर्फ इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच्ड है, तो बोथ कार्बन विल बी, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। ओके, इफ इन केस अगर आप यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन लगा देते हैं तो सेंट्रल वाला जो कार्बन है 2 नंबर कार्बन अटैच आपका 1, 2 एंड 3, यानी कि 1 और 3 से अटैच्ड है। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, तो ये वाला जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन इससे और इससे भी अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। और ये जो कार्बन है ये हो गए 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी कार्बन। अगर आपका 4 वैलेंसी ऑक्यूपाई है तो सेंटर वाला कार्बन क्वाटरनरी कार्बन होगा और ये जो कार्बन हैं ये आपके ऑल कार्बन इज 1 डिग्री। तो देखो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन पे। क्यों करती है? क्योंकि आपने कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी फैक्टर कभी पढ़ा है? कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी फैक्टर कभी स्टेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज दैट आप कुछ लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, हमने E1 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस में ये पढ़ते हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, हेलो एल्केन के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे E1 और E2 रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेडजफ रूल पढ़ा है आपने ये? हाँ, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ याद है ना? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सेडजफ रूल के पैरेलल वर्क करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में स्पीसीज क्या होती है आपकी, वो स्पीसीज वहां पे जाके लगेगी जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम कम होता है। बट एंटी मार्कोनिक जस्ट अपोजिट होता है, वो कोई भी नेगेटिव स्पीसीज वहां जाके लगेगी जहां पे उसका सम ज्यादा होता है प्रोटॉन का। अब देखिए कैसे, अब आप इसको एलिमिनेट करोगे, जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, बट दिस इज द स्टेबल। अब आप इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड आपका 2 टाइप्स में ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कार्बोकैटाइन स्टेबल कर जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा तो यहाँ पे कितने H है? यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे कार्बन के पास भी 3 प्रोटॉन है, इस कार्बन के पास भी 3 प्रोटॉन है, H3। तो देखो बेटा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे जो अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लगा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट। अगर आपने इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा है प्लस आई और माइनस आई तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा तो आगे जब पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मैकेनिक्स फंडामेंटल हम अलग से पढ़ते हैं, ये सारा हमारा ग्रुप फंडामेंटल चल रहा है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक 2 ही पार्ट पे डिपेंड करती है, ग्रुप फंडामेंटल एंड मैकेनिक्स। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी और ये भी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन की नीड है, जैसे ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो इसलिए हमेशा कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होती है,
2 डिग्री में और कम, 1 डिग्री में और भी कम, क्योंकि 1 डिग्री स्टेबल होता है। अगर आपको सपोज दैट आपको कोई प्लॉट खरीदना है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है और आपके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपीज है, तो क्या आप किसी से पेमेंट लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर द स्टेबल। ठीक है, आप डिजर्व करते हो उस प्लॉट को खरीदने के लिए या किसी फ्लैट को खरीदने के लिए। ऐसे सेम एयर यहाँ पे इन कार्बन के रिपल्सन्स की वजह से कोई भी कार्बन अपना लूजली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, कंपेयर टू, ठीक है, आपका CH3 से ज्यादा होती है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को कैप्च करने की कैपेसिटी रखता है। बट CH3 स्टेबल है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में कार्बोकैटाइंस की जगह कार्बन एनाइंस में, तो वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा CH3 की होती है, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड बनाने की फॉर्म्स में नहीं होगा ड्यू टू रेजोनेंस एंड फ्री रेडिकल एंड ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट। इज दैट क्लियर? हेलो, ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा जो हमें क्लियर नहीं होते, उन्हीं की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। क्या आपने कभी सुना है कि ईथर ग्रुप भी और कीटोन ग्रुप को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है? आपने स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे CH3, और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में भी और नीट IIT में भी पूछे जाते हैं। इस कीटोन में मैं कीटोन ग्रुप लगा देती हूं, ठीक है, और आपका मैं आपको जो पढ़ाऊंगी बेसिक से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल फंडामेंटल। एलिफेटिक क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, बेंजोइक क्या होते हैं, सब चीजें आपको बताएंगे स्टेप बाय। अब डेमो क्लास में तो सब चीज डिस्कस नहीं कर सकते। क्या आपने बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़ा होगा, क्या आपको कभी इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स? इसमें स्टेबिलिटी है, ओके, सिमेट्री है, ठीक है, इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है। तो जिसमें सिमेट्री नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है या सिमेट्री वाला ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल्स में सेम, ठीक है, तो उसका रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट सिमेट्री में बॉन्ड रोटेशन बहुत अच्छा होता है। आपने कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा है? आइसोमर्स पढ़ा है कभी? पढ़ा होगा 11th में, है ना। देखो, अगर आप इसका रोटेशन करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, सिमेट्री डिफरेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3 है, तो यहाँ पे रिपल्सन कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था आपसे, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि ये ईथर दोनों, ये कीटोन दोनों है किस टाइप की, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमेट्री वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो अलग हो गया मैकेनिक्स के लिए। देखो, ये आपका ना बेटा कीटोन ग्रुप जो होता है ना, यही होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। कीटोन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल कीटोन, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी बाद में कि ये सिमेट्री और नॉन सिमेट्री का क्या डिफरेंस है, क्यों इसको हम स्टेबल कर सकते हैं, और कौन सा इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म पढ़ते हैं जिससे इनकी स्टेबिलिटी फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक मैकेनिज्म ऑर्डर होता है, ठीक है। बट मेरा तो ये था सिंपल क्वेश्चन कि ये कीटोन में डिफरेंस क्या है, दोनों कीटोन में, ये कीटोन कौन सा है, ये कीटोन कौन सा है। और देखो, ये एक होता है मिक्स कीटोन। आप देखो, सिंपल कीटोन का मतलब क्या होता है, R1 इक्वल टू R2। इज दैट क्लियर? R का मतलब अभी मैंने आपको बताया था एल्काइल रेडिकल, यानी कि सिंपल कीटोन में दोनों R आपके कैसे होंगे, सेम होंगे, जो कि हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस तरफ भी R सेम है और इस तरफ भी R सेम है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मिक्स। मिक्स में क्या होता है, ठीक है, आपका डिफरेंट होंगे R,
सपोज दैट CH3 एंड C2H5, तो हम ये कह सकते हैं R1 डज नॉट इक्वल टू R2। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब कॉमन नेम करते हो, और मैकेनिज्म भी बहुत सारे कॉमन नेम से पूछी जाती है, तब आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे, ठीक है, कि इसका कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम है डाईमिथाइल कीटोन। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, और इसको एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। आईपेक नेम अगर हम इसका लिखते हैं तो आईपेक नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 पेंटेनॉन। ओके, अगर आप इसका लिखते हो मिक्स कीटोन का, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, सॉरी हाँ 1 2, मतलब सॉरी कॉमन नेम अगर लिखते हो तो इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। अगर आप इसका आईपीएसी लिखते हो तो इस चेन को आप ओपन कर दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3, तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। इज दैट क्लियर? तो बेटा देखो, ये बेसिक ना कॉमन नेम को लर्न करने के लिए होते हैं। आप कॉमन नेम कितने लर्न कर सकते हो, रट तो सकते नहीं हो, तो इसलिए कीटोन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये भी बुक में नहीं मिलेगा आपको कि सिंपल कीटोन होता है और मिक्स कीटोन होता है। सिंपल कीटोन का मतलब होता है R1 इक्वल टू R2, मिक्स कीटोन का मतलब होता है R1 डज नॉट इक्वल टू R2। इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स हम इस तरीके से लिखते हैं। हमने कभी सोचा क्यों नहीं कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 दोनों तरफ दिया और यहाँ ये डिफरेंट दिया, बट वाई, क्यों, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो यहां से आता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। समझ में आया आपको? और इसकी तरह ही सेम ग्रुप होता है ईथर। इससे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और बच्चे उन क्वेश्चंस को फिर कर नहीं पाते क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ईथर का भी सेम रोल है। ईथर भी 2 टाइप्स का होता है, ईथर ग्रुप की आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आपका ईथर सिंपल है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, CH3OCH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसको हम डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं, और ये हो गया हमारा R1 इक्वल टू R2। अगर आप मिक्स कीटोन लेते हो, ठीक है, तो मिक्स में R1 डज नॉट इक्वल टू R2, तो ये आपका हो गया CH3O C3H7 लगा देते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपाइल मिथाइल ईथर। अब ये कॉन्सेप्ट कहां पे इंपॉर्टेंस रखता है, देखो आपने आइसोमेरिज में पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। आइसोमेरिज क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर्स, या दिस फिनोमिना इज द आइसोमर। आइसोमर्स में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्या कभी भी अगर हम फंक्शनल आइसोमर्स देखते हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स में आप मान लीजिए सपोज दैट एल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हो, तो एल्कोहल में क्या ऐसा कार्बन ले सकते हो आप जिसमें कार्बन काउंट होता है, कोई एग्जांपल ऐसा बना सकते हो आइसोमेरिज का जिसमें कि हम कार्बन काउंट करते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमने ये लिखा, ये हमने कोई आइसोमर्स बनाया, तो इसका आइसोमर्स क्या हो सकता है, इसका आइसोमर्स ईथर ही होगा ओनली, क्योंकि ईथर ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ओनली ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और यहाँ पे आप दोनों R रेडिकल्स को सेम कर सकते हो, तभी तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देखो जरा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2 और 3 4 5 6 H6O। अगर आप यहाँ पे कीटोन ले लेते सपोज दैट CH3C डबल बॉन्ड O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और इंक्रीज हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में हम ऐसा आइसोमर्स लेते हैं, ऐसा ग्रुप लेते हैं, मतलब कि या तो ईथर, ठीक है, और कीटोन का मतलब ईथर और अल्कोहल का एग्जांपल बना सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड का बना सकते हैं, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो इस टाइप से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे हमारे कॉन्सेप्ट रॉन्ग होते हैं। आया समझो बेटा?
तो देखो केमिस्ट्री इस तरीके से चलती है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे बेसिक्स हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? एक क्वेश्चन है जो 12th में और 11th में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन बोथ स्ट्रक्चर्स? हाँ, ये बेंजीन है और ये हेक्सेन है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम ऐसे ही लिखते हैं, C6H6 एंड देन C6H6 लिखते हैं ना। अब देखो यहां पे क्या डिफरेंस है, ये साइक्लोएल्केन है, दिस इज द साइक्लोएल्केन, ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर होमोसाइक्लिक, या फिर आप इसे कह सकते हो एरोमेटिक। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें साइकिल है, ठीक है, साइकिल इसमें भी है, और एल्केन नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 है, साइकिल इसमें भी है, नंबर ऑफ कार्बन 6 इसमें भी है, बट इसमें ये आ रहा है क्या, पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब भी कभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो वो सारे सिग्मा होते हैं, अगर कहीं पे 2 बॉन्ड होते हैं तो 1 पाई 1 सिग्मा होता है, कहीं पे 3 बॉन्ड्स होते हैं तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है। इसी ट्रिक से हम हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपने हेलो एल्केन में बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी होंगी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विक डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, पढ़ी है ये सब फॉर्म, तो वहां पे ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, ठीक है, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब है ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, एंड देन फॉलो इज हकल्स रूल 4n+2 पाई, और हकल्स रूल क्या बताता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड पे वर्क करती है। कोवेलेंट बॉन्ड हम 3 टाइप्स का पढ़ते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड देन ट्रिपल कोवेलेंट, ठीक है। अगर आपकी कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सपोज दैट अगर आपने ये लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज द कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हकल्स रूल बताता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, अगर n की जगह पे आप क्या रख दोगे 1, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई, लेकिन इसमें देखो इस स्ट्रक्चर्स में, इसमें ना तो ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ना ही ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये मेजर डिफरेंस है इसमें। दिस इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द साइक्लोएल्केन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट IIT में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फिर भी डिफरेंस है। अब देखो इसमें ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हैं, ये देखिए, दोनों स्ट्रक्चर्स को हम दोबारा से बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ एक H है, और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जाता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कभी ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी में है 11th क्लास की, पढ़ा है बेटा ये क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 H है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ली वैलेंट बॉन्टॉप साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि टेट्रावैलेंट इज 4, इसीलिए कार्बन 4 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। कभी भी क्वाटरनरी कार्बन के अलावा पेंटा कार्बन नहीं होता है। उसका रीजन ये है
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये बताया था लीवेल एंड बॉन्टाफ साइंटिस्ट ने। और ये किससे बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया था, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेके, जो हम पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, एक मैं ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर क्यों है। एक तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक भी नहीं है, 0 है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा, ये आप बच्चों को कई बार ये आइडेंटिफिकेशन ही क्लियर नहीं होता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक एंड बेंजोइक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो एरोमेटिक के लिए हमेशा ध्यान रखना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फॉलो इज हकल्स रूल। और हकल्स रूल में भी 2 का टेबल लर्न कर लो, 2, ठीक है, 2 के बाद आपका देखो 2 का टेबल लिख दो, लिख देती हूँ पूरा। देखो 2, 6, 10, 40, ठीक है ना, और आपका 80, जिसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके एरोमेटिक होते हैं, और जिसमें आपके ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं। इज दैट क्लियर? इसका एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड भी किया, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी आपको। अभी यहाँ पे देखो कि ये ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड का है। अगर देखो इसका देखें हम, तो इसमें सारे कार्बन sp3 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ट्रिक में बता रही हूँ आपको, अगर हमारे ऑल सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, क्योंकि सबसेल s की 1 होती है और p की सबसेल बेटा 3 होती है। ट्रिक्स है ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, कभी भी इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन लाइफ टाइम गलत नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो px होता है, py होती है, pz होती है, इसको डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहला बॉन्ड s में जाता है, बाकी के जो 3 बॉन्ड होते हैं वो p में जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ कहता है कि ऑर्बिटल लेवल एनर्जी सेम होनी चाहिए, और वो क्यों कैसे होती है उसको हम समझाएंगे आपको VSP-ART थ्योरी से केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, आप तो 11th क्लास कर चुके ना? हाँ, ये सारी चीजें उसी में आती है, बट कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो किसी दिन बीच में समझा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये ट्रिक्स में ध्यान रखना कि कभी हमेशा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन काउंट होता है। अगर यहाँ पे मान लो एक और बॉन्ड होता, PCl5 होता सपोज दैट, तो ये ट्रिक्स ध्यान रखो आप, पहला S में जाएगा, बाकी के 3 P में जाएंगे और बाकी बचेगा D में जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d। ठीक है, कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। अब देखो यहाँ पे, तो अगर इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें एवरी कार्बन के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा, इसका भी sp3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं sp3, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है इसमें, बाकी के 3 किसमें, अब यहाँ पे भी sp3 हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें ऑल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होगा, और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा वही मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे इस कार्बन को हम ओपन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाला पाई बॉन्ड, और एक कितने बॉन्ड हो गए देखो, 1 2 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है। मैंने अभी बताया था जब 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड कभी भी काउंटेबल नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो एक बॉन्ड यहाँ से कट कर दो आप, कितने बॉन्ड बचे, 1 2 3, पहला एक बॉन्ड S में जाएगा और बाकी के 2 बॉन्ड P में जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। सेम यहाँ पे होगा इस कार्बन के लिए, 1 2 3 ये कट हो जाएगा पाई बॉन्ड, sp2। यहाँ पे भी सेम यही होगा, क्योंकि ये बॉन्ड कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो ये काउंट नहीं होगा, sp2। यहाँ पे भी sp2 sp2 और sp2। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया जाए एग्जाम में, सपोज दैट आपका दे दिया जाए नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन में सिग्मा और मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो इस तरीके से पूछे जाते हैं।
तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक्स क्यों क्लियर होने चाहिए।